हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अनसोल्ड पेपर 2025, जो कि सेट नंबर 5 है और जिसका पेपर कोड है 347 के। और तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसके पार्ट 1 को करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को करा था, जिसका पेपर कोड था 347 के ए, के बी, के सी और के डी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम अनसोल्ड पेपर में देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, और अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा अनसोल्ड पेपर। यहाँ पर देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 रसायन विज्ञान, और ये है पेपर कोड 347 के, जो कि सेट नंबर 5 है। क्योंकि देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से आज की वीडियो में हम ये 5वां सेट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चंस है, ये हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम वाले टीचर्स ने बनाए हुए हैं, तो इनके चांस बहुत ज़्यादा है इस बार आने के। क्योंकि देखिए, मैंने अभी तक आपको 4 पेपर सेट तो करा लिए, तो उन 4 पेपर सेट में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले कि जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, इन सभी प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये का पार्ट है 0.2 mH2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी, जो कि 1 मार्क्स का पूछा गया, और ये ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन हमारा ख, निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन है Zn2+, Ni2+, Cu2+ और Ag+। अगला देखिए, अगला है ग, निम्न में कौन सा आयन उपसहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता। तो इनमें से कौन सा आयन उपसहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता, ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा घ, एस्टिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करने पर बनता है मैथेन, मैथिलैमीन, मैथिल साइनाइड और एथिलैमीन। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है ड, एनिलीन के ब्रोमिनेन से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, मोनोब्रोमो एनिलीन, बेंजीन नाइट्राइल, ट्राइब्रोमो एनिलीन या बेंजीन आइसोनाइट्राइल। अगला देखिए, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन। देखिए, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए इनुलिन। क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इनुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज या लैक्टोज। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। देखिए, यहाँ तक हमसे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 1-1 मार्क्स के, यानी कि अगर आपने ये बहुविकल्प उत्तर प्रश्न कर लिए तो आपके 6 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हर बार क्या हो रहा है, हर बार ये न्यूमेरिकल तो हमसे बार बार पूछा ही जा रहा है। देखिए, जैसे फर्स्ट में जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये हमसे पूछा ही जा रहा है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि बस डिजिट ही चेंज होगी, वरना न्यूमेरिकल ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 में हमारा है क, राउल्ट के नियम को परिभाषित कर समझाइए। तो देखिए, 2 मार्क्स का पूछा गया है। अगला है ख, विलयन में Cu+ आयन रंगीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं क्यों। ये भी क्वेश्चन हमसे 2 मार्क्स का पूछा गया है, और देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा ही जाता है। अगला है हमारा ग, एक दंतुर तथा द्विदंतुर लिगेंड को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये भी 2 मार्क्स का पूछा गया था। अगला देखिए, अगला है घ, गिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन भी हमसे 2 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा गया था। अब देखिए, बात आती है प्रश्न नंबर 3 के का पार्ट की। तो इसमें है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आर दिया गया हमें 0.0821 लीटर इंटू एटम प्रति केल्विन इंटू मोल, ये जो कि 2 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, आणविक सूत्र C4H10O के सभी संभावित समन्वय अल्कोहल के सूत्र लिखिए। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 के ख तक करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने अब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 1 का 0.2 mH2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। तो ऑप्शन ए 21.4, 39.2, 9.8 या 19.6। तो आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है 0.2 mH2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी।
तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि 0.2 m H2SO4 करता है H2SO4 के 0.2 मोल 1 लीटर विलयन में घुले हैं। यह मैं आपको समझाने के लिए लिख दूं जिससे आपको आसानी हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है 0.2 m H2SO4 का अर्थ है कि H2SO4 के 0.2 मोल 1 लीटर विलयन में घुले हैं, 1 लीटर विलयन में घुले हैं, विलयन में घुले हैं। तो देखिए अब यहाँ पर विलयन की मोलरता क्या दी गई है, तो 0.2। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता दी गई है हमें m, यानी ये दी गई है 0.2 m। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें निकालना है विलय का मोलर द्रव्यमान। विलय क्या दिया है, विलय है H2SO4, तो विलय यानी कि H2SO4 का मोलर द्रव्यमान जिसको बोलते हैं हम स्मॉल m। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्मॉल m, तो ये जब हम निकालेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, हम जानते हैं हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन के साथ है 2, तो 2 गुणा 1। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ है 4, तो 4 गुणा 16। तो देखिए 2 एकम 2, 32 प्लस 64, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो विलयन का आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है, क्योंकि देखिए ये बोला गया था 0.2 m H2SO4, तो हमने यहाँ पर बताया कि इसका अर्थ है H2SO4 के 0.2 मोल 1 लीटर विलयन में घुले हैं। तो यानी कि यहाँ पर विलयन का आयतन क्या है, विलयन का आयतन 1 लीटर। विलयन का आयतन क्या है, विलयन का आयतन है 1 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम जानते हैं हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है यहाँ पर मोलरता। क्या निकालनी है हमें यहाँ पर निकाली है सांद्रता। तो सांद्रता हम जब ही निकालेंगे जब हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोलरता का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सूत्र। तो हम जानते हैं मोलरता बराबर कितना होता है, मोलरता यानी कि m, ये होता है W2/m2 अपॉन में v, लीटर में v होता है आयतन, और देखिए W क्या है, W है भार, और m क्या है, अणुभार। ठीक है, ये हमारा मोलरता का सूत्र हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो मोलरता कितनी दी गई है, मोलरता दी गई है हमें 0.2। ठीक है, और बात करें W2, तो W2 ऐसा कैसी, और M2 हमें कितना दिया गया, 98, और देखिए ये कितना है, तो ये है हमारा 1। तो यानी कि W2 कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा हमारा, ये अपॉन में आएगा तो इसके साथ गुणे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 98 गुणा 0.2। तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे आ जाएगा 19.6 ग्राम। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है सांद्रता। ठीक है फ्रेंड्स, हमें निकालनी है सांद्रता। सांद्रता किस में निकालेंगे, ग्राम प्रति लीटर में। तो यहाँ पर थोड़ी जगह कम हो रही है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। तो सांद्रता निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W2/V। ये क्या है, ये ग्राम में और ये है लीटर में। तो W2 कितनी आई, 19.6 ग्राम। तो ये जाएगी 19.6, और ये ग्राम है, और आयतन क्या है, आयतन है लीटर, तो ये हो जाएगा 19.6 ग्राम प्रति लीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं इसमें हमने क्या किया है। इसमें हमें बोला गया था 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। तो 0.2 m H2SO4 का अर्थ है कि H2SO4 के 0.2 मोल 1 लीटर विलयन में घुले हैं। तो विलयन की मोलरता कितनी दी गई है, तो 0.2 मोल।
तो विलय H2SO4 का मोलर द्रव्यमान यानी कि हमें M2 निकालना था, तो वो हमने इस प्रकार निकाल दिया। और विलयन का आयतन कितना दिया गया, 1 लीटर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालनी है सांद्रता। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोलरता का फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद देखिए यह W2/98 आएगा, तो ये इसके साथ गुणा में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 19.6। अब हमें क्या निकालनी थी, सांद्रता। सांद्रता किस में निकालनी थी, ग्राम प्रति लीटर में, क्योंकि पूछा गया है ना सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, तो W2/V, तो ये हो जाएगा 19.6 ग्राम प्रति लीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, जो कि है ख। निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है इसमें से कौन सा आयन अनुचुंबकीय है। और फ्रेंड्स एक बार हम यहाँ पर टिक जरूर लगा लेते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन है Zn2+, Ni2+, Cu2+ और Ag+। तो अनुचुंबकीय आयन के कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय आयन वो होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अनुचुंबकीय आयन क्या होते हैं, अनुचुंबकीय आयन वो होते हैं, अनुचुंबकीय आयन वो होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वो होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए अब हम पहले इनको निकालेंगे कि इन सभी में अनुचुंबकीय आयन किस में है। तो देखिए ये दिए गए हमें इसमें बताना होगा इसमें कौन सा अनुचुंबकीय आयन है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पर हम इस A का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए Zn, हम जानते हैं जिंक का कितना होता है, जिंक का होता है 30 परमाणु क्रमांक। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन 3d10 4s2, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें यहाँ पर दिया गया है Zn2+, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 2+, तो देखिए ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, यानी कि किसी को दे देगा। Ar 3d10 4s, ठीक है 4s, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो जब हम इसको यहाँ पर भरेंगे 3D कक्षक में, जब हम इसको भरेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें तो 5। अब देखिए ये हमें क्या भरना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये क्या है, ये हमारे पूरे भरे हुए हैं, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रतिचुंबकीय। क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो होता है हमारा प्रतिचुंबकीय। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी जो था, बी है Ni2+, Ni2+, इसमें हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें निकिल का निकालेंगे, यानी कि निकिल का होता है 28, Ni का होगा 28, तो ये हो जाएगा Ar 3d8 4s2। लेकिन जब हमें निकालना है Ni2+ का, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 Ni2+, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा 2, Ar 3d8 4s0। तो यहाँ पर जो देखिए 3D कक्षक में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम इसको भरेंगे तो इसमें हमारे पक्का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो वो कैसे रहेंगे देखिए, तो हमें भरने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। तो ये क्या है, ये होगा अनुचुंबकीय। क्या होगा, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। अब आगे देखिए सी ऑप्शन दिया गया था Cu2+। हम जानते हैं कॉपर, कॉपर का होता है 29 होता है कॉपर का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हम, ये हो जाएगा Ar 3d10 4s1। तो यहाँ पर दिया गया है Cu2+, Cu2+ दिया गया है हमें, तो फिर हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 29 Cu2+, तो ये हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ से करेगा एक यहाँ से, तो आ जाएगा 3d9। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। जब हम इसको भरेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है 9, हमें 9 भरने होंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9। तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये भी क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए डी ऑप्शन हमें कौन सा दिया गया था, डी ऑप्शन दिया गया था Ag+, तो हम वो निकालेंगे। Ag यानी कि चांदी, चांदी का क्या होता है, चांदी का होता है 47, 47 होगा Ag का, तो ये हो जाएगा Kr 4d10 5s1। तो हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है Ag+ का, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो यहाँ पर 4d10 बचेगा और 5s0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो 4d कक्षक हो गई है, ये हमारे पूरे भर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर है 10। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि इसमें हमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी और सी में दोनों में अनुचुंबकीय गुण है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, क्योंकि देखिए बोर्ड ने भी बी और सी दोनों को ही सही माना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। आप चाहे तो अपने अनसोल्ड पेपर में भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं या किसी टीचर से भी पूछ सकते हैं। बोर्ड ने जो इसका आंसर दिया था वो दिया था बी और सी दोनों, क्योंकि इसमें हमें दोनों ही अनुचुंबकीय दिखाई दे रहे हैं। अगर देखिए इस ऑप्शन में यहाँ पर Cu+ होता, सिर्फ एक प्लस होता, तब तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन राइट होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी और सी बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ग निम्न में कौन सा आयन उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता, तो Na+, Cr2+, CO2+ या Cr3+। तो देखिए नोट करके मैंने आपको यहाँ पर एक बात लिखी है कि उपसहसंयोजक यौगिक वे धातु बनाते हैं जिनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, जिनके पास होते हैं रिक्त डी कक्षक। तो देखिए ये है Cr2+, CO2+ और Cr3+, इनके पास क्या है, इनके पास रिक्त डी कक्षक हैं। Cr2+, CO2+ और Cr3+, इनके पास क्या है, इनके पास रिक्त डी कक्षक हैं। ठीक है, तो किसके पास नहीं है, तो नहीं, जो नहीं है Na+ के पास रिक्त डी कक्षक नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसके पास नहीं है, उपसहसंयोजक नहीं बनता है, तो हमारा ए ऑप्शन के साथ नहीं बनता है, क्योंकि उपसहसंयोजक यौगिक वे धातु बनाते हैं जिनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। तो देखिए Cr2+, CO2+ और Cr3+ रिक्त डी कक्षक बनाते हैं, लेकिन कौन नहीं बनाता, तो Na+ नहीं बनाता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है घ, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करने पर बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस लाइन में कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हमें बता रही है। देखिए मैंने आपको अभिक्रिया अच्छे से कराई हुई है, तो आपका ये रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करने पर बनता है। तो इस अभिक्रिया का नाम आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि किसकी तैयारी कितनी है। यानी कि अगर आपने ये बता दिया ना, तो इसका मतलब आपकी जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ना, यानी कि नाम वाली अभिक्रिया है, वो बिल्कुल तैयार है। तो इसका नाम आप कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर बनता है। तो देखिए एसिटिक अम्ल क्या होगा, ये होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। किसके साथ क्रिया करानी है, हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ, यानी कि N3H के साथ, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करानी है, तो ये कराएंगे हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आएगा, हमारा बनकर आ जाएगा CH3 और एक N ले लेंगे और 2 HE और क्या बनकर आ जाएगा, ये COO बचा, CO2 और क्या बचा है, और बचा है हमारा N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस। तो ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ है CH3 को बोलते हैं मैथिल
और NH2 को बोलेंगे एमीन। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया मैथिल एमीन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर घ का आंसर कमेंट करके जरूर बताना ये कौन सी अभिक्रिया है। आप देखिए अगला है हमारा ड, एनिलीन के ब्रोमीन से प्राप्त होता है तो मोनोब्रोमो एनिलीन, बेंजीन नाइट्राइल, ट्राइब्रोमो एनिलीन या बेंजीन आइसोनाइट्राइल। इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि एनिलीन के ब्रोमीन से प्राप्त होता है। तो देखिए एनिलीन, एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है C6H5NH2 या फिर बेंजीन रिंग पर NH2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एनिलीन। तो यहाँ पर बोला गया है एनिलीन का ब्रोमीन से प्राप्त होता है, यानी कि एनिलीन के हम क्या करेंगे, ब्रोमीन के साथ क्रिया करा देंगे। हम यहाँ पर ब्रोमीन के 3 अणु लेंगे और देखिए ब्रोमीन का फॉर्मूला होता है Br2, यानी कि इसका सूत्र होता है Br2, लेकिन हम यहाँ पर 3 ब्रोमीन के अणु लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करा देंगे, इसका हम करा देंगे ब्रोमीनीकरण। तो यहाँ क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा बनकर आ जाएगा, देखिए ये NH2 ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पर देखिए ऑर्थो पोजीशन पर Br आ जाएगा और ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पैरा पोजीशन पर Br आ जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पर Br आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, या इसको ट्राइब्रोमो एनिलीन भी बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम ट्राइब्रोमो एनिलीन, क्या बोलेंगे, ट्राइब्रोमो एनिलीन, या इसको हम 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन भी बोल सकते हैं। तो देखिए एक बात और, देखिए 3 Br तो आ गए यहाँ पर, 1 2 3, अब बचे 3 Br। अब वो 3 Br आ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन किसके साथ आएंगे, H के साथ। आप सोचोगे हमें यहाँ पर कहीं भी H नहीं दिया, तो वो H हम कहाँ से लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के हर एक कॉर्नर क्या होता है, कार्बन से जुड़ा होता है और हर कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 Br लगा दिए, यानी कि 3 हाइड्रोजन निकल गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 3HBr। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारा ड का ट्राइब्रोमो एनिलीन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनुलिन के जल अवघटन से प्राप्त होता है तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज या लैक्टोज। तो इनुलिन के जल अवघटन से में प्राप्त होता है तो प्राप्त होगा फ्रक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनुलिन के जल अवघटन से मुख्य रूप से हमें फ्रक्टोज प्राप्त होता है। और इनुलिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है जो मुख्य रूप से क्या होता है, फ्रक्टोज इकाइयों से बना होता है। और देखिए जो श्रृंखला होता है वो एक सिरे पर इसका ग्लूकोज भी होता है, लेकिन जो ग्लूकोज होगा वो क्या होगा, वो होगा थोड़ी मात्रा में हमें प्राप्त होता है, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है वो जल अवघटन पर हमें बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। तो इनुलिन के जल अवघटन से प्राप्त होगा फ्रक्टोज। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रश्न नंबर 2 का है राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए हर साल पूछा जाता है, क्योंकि देखिए ये नियम है, हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, कार्ल रॉश का नियम हो गया, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम हो गया। ये ऐसे नियम है कि जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा गया राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, तो ये क्वेश्चन हमसे 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं राउल्ट का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्यशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्यशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये कोई मान लीजिए कोई विलयन है, इसमें हम बाहर से कोई वैद्युत अनवघटे पदार्थ घोल रहे हैं और ये क्या है, ये विलायक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा विलय के मोल प्रभाज के बराबर। तो विलय क्या होता है, स्मॉल एन। तो मोल प्रभाज इस प्रकार निकालते हैं, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और फ्रेंड्स एक बात और, मोल प्रभाज से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल की वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जो कि हमारे अब तक पूछे गए न्यूमेरिकल्स है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए राउल्ट का नियम क्या था कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्यशील विलय पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर विलयन क्या हो, तनु हो, विलयन तनु हो तो क्या हो जाएगा, n प्लस एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम इसका मान इसमें रख देंगे, तो P0 माइनस PS अपॉन V0 इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब देखिए स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को हम किस प्रकार निकालते हैं,
स्मॉल एन या कैपिटल एन क्या है, ये है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। क्या होता है, ये होता है भार बटे में अणुभार, भार बटे अणुभार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मोलों की संख्या क्या होता है, मोलों की संख्या होता है भार बटे अणुभार के। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। तो देखिए हम जो नाम है इसके यहाँ पे लिख देते हैं। P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS है विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल w है विलय का भार और स्मॉल m है विलय का अणुभार। और बात करें स्मॉल कैपिटल W की तो विलायक का भार और कैपिटल M है विलायक का अणुभार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ख, विलयन में Cu प्लस आयन रंगीन जबकि Cu2 प्लस आयन रंगीन होते हैं क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए हर साल रिपीट होता है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है Cu प्लस आयन, तो Cu प्लस क्या है, ये है Q प्लस आयन। और बात करें Cu2 प्लस आयन की, इसको बोलेंगे हम क्यूप्रिक आयन। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है विलयन में Cu प्लस आयन यानी कि Q प्लस आयन रंगहीन जबकि क्यूप्रिक आयन क्या होता है, रंगीन होता है क्यों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि Cu प्लस आयन में 3D कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं और इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जिससे dd संक्रमण नहीं हो पाता है और रंगीन होता है। तो देखिए हम जानते हैं 29 होता है कॉपर का। तो इसका जो परमाणु, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आ जाएगा आर्गन 3d10 4s1। तो यहाँ पर बोला गया है Cu प्लस, तो यानी कि ये क्या करेगा, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा। तो IR 3d10 और 4s0 यानी कि यहाँ पर D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें भरना है। तो 1 2 3 4 5, तो देखिए ये 5 है तो ये 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ही ये रंगहीन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है क्योंकि Cu प्लस आयन में 3D कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिससे dd संक्रमण नहीं हो पाता और रंगीन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे लिखते हैं जबकि Cu2 प्लस आयन में 3D कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे dd संक्रमण संभव होता है और यह रंगीन यानी कि नीले रंग का होता है। नीले रंग का मान लीजिए, नीले रंग का मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर Cu2 प्लस आयन में क्या होता है, 3D कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिससे क्या होता है dd संक्रमण जो होता है वो संभव है और इसलिए ये रंगीन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं 29 कॉपर का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d10 4s1। तो हमें निकालना है यहाँ पर Cu2 प्लस का, यानी कि यहाँ पर 2 आयन किसी को दान में कर देंगे तो एक यहाँ से निकल जाएगा एक यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 3d9। तो जब हम इसको भरेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। हमें बने 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह रहा है। तो यही कारण है कि इसका रंग क्या होता है, ये रंगीन होता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ग, एक दंतुर तथा द्विदंतुर लिगेंड के उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक दंतुर लिगेंड, तो वह लिगेंड जो धातु आयन से केवल एक दाता परमाणु के माध्यम से जुड़ा होता है जैसे Cl H2O और NH3, जैसे क्लोरीन जल और अमोनिया। तो एक दंतुर लिगेंड क्या होता है, वह लिगेंड जो धातु आयन से केवल एक दाता परमाणु के माध्यम से जुड़ा होता है वो होता है एक दंतुर लिगेंड, जैसे क्लोरीन जल और अमोनिया। और देखिए द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है, द्विदंतुर लिगेंड होता है हमारा, ये देखिए द्विदंतुर लिगेंड क्या है, यह लिगेंड धातु आयन से 2 दाता परमाणु के माध्यम से जुड़ा होता है जिससे 2 उपसहसंयोजक बंध बनते हैं जैसे C2O4 2- ऑक्जिलेट आयन। और देखिए H2N CH2 CH2 NH2 इसको बोलेंगे एथिलीन 1,2 डाईएमीन। तो ये हमारे द्विदंतुर लिगेंड। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया घ, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया गिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए। तो हमें यहाँ पर गिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग बताने हैं। तो फर्स्ट उपयोग है इसका, इसकी सहायता से विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है। पहला उपयोग क्या है, इसकी सहायता से विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है। और दूसरा उपयोग है गिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग
कार्बन कार्बन बंध में किया जाता है। क्या किया जाता है? गिगनार्ड अभिकर्मक का उपयोग कार्बन कार्बन बंध बनाने में किया जाता है। अब देखिए, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 3 का 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर परासरण दाब ज्ञात करना है, यानी कि पाई ज्ञात करना है, और R दिया गया हमें 0.0821 लीटर इंटू एटम प्रति केल्विन इंटू मोल। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए 2025 में ये 2 से 3 बार पूछा गया है, और इस बार भी आने के इसके पूरे चांस है। तो यहाँ पर देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, ये क्या दिया गया है? ये दिया गया है हम यहाँ पर लिखते हैं टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इस सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें 273 जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पर 273 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा T 27 प्लस 273। तो जब हम इसमें 27 में 273 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300। कितना आ जाएगा? ताप आ जाएगा 300 केल्विन। और अब हमें यहाँ पर क्या दी गई है? 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो ये क्या दिया गया है? 1/10 m। ये दी गई हमें सांद्रता। क्या दी गई है फ्रेंड्स? सांद्रता, या जिसको हम C बोलते हैं, सांद्रता। C कितनी दी गई है? 1/10 m मोल। ठीक है, और R कितना दिया गया है? R दिया गया हमें 0.0821 लीटर ATM प्रति केल्विन इंटू मोल, ये दी गई है। तो हम जानते हैं इसको निकालने का हमारा सूत्र है हमारा पाई V = nRT। देखिए ये हमारा सूत्र दिया गया है, ये हमारा सूत्र है। देखिए वैसे तो परासरण दाब निकालने के 3-4 सूत्र है, लेकिन हमारा जो सूत्र है ये वाला ही इस क्वेश्चन पर फिट बैठ रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा पाई = ये n के अपॉन में चला जाएगा V और ये RT, और हम जानते हैं n/V किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है हमारा सांद्रता के। हम जानते हैं C = होता है n/V, तो यानी कि हम इसकी जगह लिख सकते हैं पाई = CRT। तो अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परासरण दाब, यानी कि पाई निकालना है। तो हो जाएगा पाई, और सांद्रता कितनी दी गई? 1/10 मोल, तो 1/10। और R कितना दिया गया? R दिया गया 0.0821। टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर था 300। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब हमें क्या करना होगा? पाई = 0.0821 गुणा 30। तो जब हम 0.0821 की गुणा 30 में करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 2.4630 वायुमंडल, या आप इसको ATM भी बोल सकते हैं। तो 2.4630 वायुमंडल निकल कर आ गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3 का खा पार्ट है। आणविक सूत्र C4H10O के सभी संभावित समाव्य अल्कोहल के सूत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें आणविक सूत्र C4H10O के सभी संभावित समाव्य अल्कोहल के सूत्र लिखने हैं। तो देखिए हम एक जगह लिखेंगे समाव्य अल्कोहल, एक जगह उनका नाम, और एक जगह लिखेंगे IUPAC नाम। तो हमें करना है C4H10O का। तो ये देखिए चैन बनेगी CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4 कार्बन, ऑक्सीजन 1 है, और बात करें हाइड्रोजन की 5 6 7 8 9 10। तो इसका सामान्य नाम है N-ब्यूटिल अल्कोहल। क्या है इसका सामान्य नाम? इसका सामान्य नाम है N-ब्यूटिल अल्कोहल। और बात करें इसके IUPAC नाम की, तो इसके IUPAC नाम क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन, इसलिए ब्यूट। और 1 पर क्या है? 1 पर है अल्कोहल, तो इसलिए आ जाएगा ब्यूटेन 1 अल्कोहल। अब देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसी प्रकार हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? अब हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 CH2 CHOH CH3। तो इसको बोलेंगे हम द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि यहाँ पर 2 पर है तो इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। और यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे? CH3 CH3 CH CH2OH। तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि 2 पर क्या है? 2 पर मेथिल है
और प्रोपेन 1 ऑल। अब देखिए इसी प्रकार अगला हो जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इस कार्बन के साथ 3 CH3 और यहाँ पर OH, तो इसको बोलेंगे हम तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, यानी कि 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अतः C4H10O के संभावित समावेवी अल्कोहलों की संख्या 4 होती है। समावी अल्कोहलों की संख्या कितनी होती है? अल्कोहलों की संख्या 4 होती है, क्योंकि यहाँ पर जो संभावित समावीय अल्कोहल है उनकी संख्या कितनी निकल कर रही है? 4। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।